एनआईए क्या है और एटीएस क्या है? एनआईए इज अपेक्स एंटी टेरर बॉडी, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी। एनआईए का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स, यूएपीए के बेसिकली जो ऑफेंसेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करती है। उसके अलावा भी बहुत सारे शेड्यूल ऑफेंसेस है जो यूएपीए के साथ में एनेक्शर्स में है, उसे इन्वेस्टिगेट करती है। प्राइमरीली लाइक टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेशन करना, फेक करेंसी के केसेस, देन स्लीपर मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर एक्शंस लेना, केसेस करना, कोर्ट में अच्छी तरीके से उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना। सो बेसिकली ये काम होता है एनआईए का, विच इज़ अ सेंट्रल एजेंसी। साइमल्टेनियसली देर इज अ स्टेट एजेंसी ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड एज, हर स्टेट पुलिस में एटीएस होता है, एंटी टेरर स्क्वाड जिसे कहते हैं। तो वो स्टेट लेवल जो टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स होता है दैट दे इन्वेस्टिगेट, उनमें भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, विंग्स होते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी एंड अ स्टेट एजेंसी, द डिफरेंस बिटवीन एनआईए एंड एटीएस। और वहाँ पे लाइक ऑपरेशंस और टीम बिल्डिंग भी नेक्स्ट लेवल की होती रहेगी, Absolutely, मतलब वहाँ का जो क्राइटेरिया होता रहेगा एकदम एलीट टॉप क्राइटेरिया। Absolutely, one of the finest lot of officers come there. Senior officers में भी काफ़ी फाइन लॉट, ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी जिनकी काफ़ी हाई लेवल पे होती है, जिनकी कार्य क्षमता या फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी काफ़ी हाई लेवल का होता है, तो दोज ऑफिसर्स गेट सेलेक्टेड फॉर एनआईए बेसिकली। राइट। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि जैसे आप पोस्टेड थे कस्टम्स और ये एयर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, एंड यू हैव अ आईआरएस बैकग्राउंड, फिर इसके बाद आप गए एनआईए में, राइट? मतलब बीच में आपकी पोस्टिंग थोड़े और डिपार्टमेंट्स में हुई, बट फिर आप एनआईए में गए। नाउ एनआईए इज समथिंग विच इज हार्डकोर, जहां पे एक आईपीएस बैकग्राउंड चाहिए होता है, बिकॉज वो पुलिसिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? अब गौरव जी देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुका था, पहले आईबी में भी काम कर चुका था, विच इज़ अ सेंट्रल पुलिस एजेंसी। उसके बाद में जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई हैड अ लाइकिंग टू इन्वेस्टिगेट हार्डकोर क्राइम्स। सो वो अथॉरिटीज ने देखा, लाइक आपके अथॉरिटीज ने देखा, आई वाज सेलेक्टेड फॉर एनआईए बेसिकली, रादर देन मी गोइंग, आई वाज ऑफर्ड के आप आके ज्वाइन कीजिए। सो भाग्यशाली था कि आई गॉट एन ऑफर, एंड व्हेन वर्किंग इन एनआईए तो इट वाज अ वेरी न्यू एजेंसी, एंड ऐसी एजेंसी विच इज़ द अपेक्स एंटी टेरर एजेंसी, जहाँ पर आपको राष्ट्र की सेवा सर्वोच्च लेवल पे करने मिलती है। तो ऐसा इतना अच्छा काम या इतना भाग्यशाली ऑफर कौन छोड़ेगा? कोई भी राष्ट्र जो प्रेमी है वो तो नहीं छोड़ेगा। आपका एक जनरल ओवरव्यू इंडिया को लेके क्या है? इंडिया में ड्रग प्रॉब्लम कितनी सीरियस है? क्या फॉरेन कंट्रीज, अगर हम बात करें यूके, यूएस, क्या उनसे ज़्यादा सीरियस है, या उनके लेवल की है, या उनसे कम है? और ये जो पूरा जो ड्रग का कार्टल या नेक्सस है, ये आपके एक्सपीरियंस में कैसे काम कर रहा है? देखिए गौरव जी, ये जो भारतवर्ष बेसिकली अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम अ कंजम्पशन एज वेल एज ट्रांजिट पॉइंट। ये इतना फैल गया कि कभी भी आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या फिर माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे तो ये ड्रग्स के बारे में काफ़ी गंभीरता से बात करते हैं। दो इश्यूज़ है, टेररिज्म और नार्कोटिक्स। अगर टेररिज्म नार्कोटिक्स साथ में मिलता है, उससे एक बहुत ही डेंजरस कॉकटेल बनता है जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। यानी यही पैसे भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए यूज़ होते हैं जो नार्कोटिक से जनरेट होते हैं। कई प्रकार के ड्रग्स हैं जो विदेश से भारत में आते हैं, और कई प्रकार के ड्रग्स ऐसे हैं जो भारतवर्ष में इलीगली बन के विदेश में जाते हैं। कुछ ड्रग जैसे कि हीरोइन, ये फिर मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान में यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। मिडिल ईस्ट के थ्रू, ईरान के थ्रू ये फिर अपने बॉर्डर्स पे आते हैं, सी बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स, ये सब आते हैं, एंड बड़े पैमाने पे आते हैं। कुछ जगह पे इनकी कंजम्पशन भी होती है, कुछ जगह भारत के आगे से ट्रांजिट पॉइंट पे पहुंचाए भी जाते हैं। सो दीज आर हैविंग कनोटेशंस ऑफ नार्को टेररिज्म बेसिकली, विच इज़ वेरी हार्मफुल। जब भी अभी बेसिकली क्या है कि जब मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ तो सैटरडे संडे मैं नशा मुक्त की अभियान चलाता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ। तो वहाँ पर मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप जब ड्रग्स खरीदते हैं, बच्चे जो कोई भी पीड़ित है, जब भी ये नशे करते हैं, तो यही पैसे शत्रु राष्ट्र के पास जाते हैं, और यही पैसों से हमारे आर्मी, हमारे पुलिस, हमारे सिटीज़ और हमारे स्टेट्स में अटैक्स होते हैं। तो हमें इस चीज़ का भाग बनना है क्या? शुड वी कंट्रीब्यूट फॉर द स्पॉइलिंग आवर ओन नेशनल सिक्योरिटी? ये प्रश्न आप अपने बच्चों से पूछिए और अपने आप से पूछिए। सो इट इज़ सो सीरियस। और गौरव भाई, अगर हम आज नहीं इसे रोकेंगे तो 10 या से 15 सालों में ये हाथ के बाहर चले जाएगा हमारे, और ये घर घर की कहानी बन जाएगी। फिर हमें हमारा राष्ट्र क्या नशेड़ी गंजेड़ी, हमें ऐसा चाहिए कि हमें हमारा राष्ट्र भक्कम और स्ट्रांग चाहिए।
मुझे तो मेरा राष्ट्र स्ट्रांग चाहिए, तो इसके लिए इसे आज ही रोकना है। एक मैंने अपने लेवल पे कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश पहल की थी रोकने की। अभी बड़े पैमाने पे बहुत सारी एजेंसीज है ये भी रोकने की बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सीजर्स कर रहे हैं। तो ज़रूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसे सीरियसली लेके रोकना चाहिए अभी, और कर रहे हैं लोग बेसिकली। राइट। सो ये जो नार्को टेररिज्म के बारे में आपने बताया, ये बेसिकली दो तरीके से खोखला कर रहा है। एक तो पहली बात तो जो ड्रग्स यंगस्टर्स खरीद रहे हैं उसका पैसा सीधा टेररिज्म को फंडिंग में जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीज, टेररिस्ट लोग क्या चाहते हैं? इंडिया को डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल, और ड्रग्स के थ्रू वो डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं। राइटली यू समड इट। एंड थर्ड पॉइंट ऑल्सो मैं आपके माध्यम से ये भी पब्लिक से बात पहुंचाना चाहूँगा कि देर इज़ अनदर इनविजिबल थ्रेट विच इज़ कॉल्ड अ डार्क वेब। अगर आपने सुना होगा कि कुछ कुछ प्रकार के ड्रग्स विदेश से हमारे भारतवर्ष में आते हैं, जैसे कि LSD, उसके बाद में कोकेन। तो ये भी ड्रग्स जो है कभी कभी क्रिप्टो करेंसी से इनकी पेमेंट होती है, डार्क वेब में ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। डार्क वेब का मतलब होता है कि ऑर्डर करने वाला भी अनोनिमस है, सेंडर भी अनोनिमस है, और अनोनिमिटी इसकी USP होती है बेसिकली। राइट। तो ये एक हमारे सामने एक बहुत ही छुपा हुआ दुश्मन है जिसे हमें डील करना होगा। पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो टैक्स हैवी बच्चे होते हैं ये क्या कर रहे हैं, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी के बहुत सारी एजेंसीज तो काम कर ही रही है इनको पकड़ने के लिए। आपने इंडिया में एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम क्या देखी है अब तक, लाइक आपके पूरे करियर में? बिकॉज यू हैव बिन यू आर अ ब्यूरोक्रेट, आपने ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को देखी है कि सरकारी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे बर्निंग प्रॉब्लम आपको इंडिया में क्या लग रही है कि जो आपको लगता है कि ये फिक्स हो जाए ना तो इंडिया एकदम राइज होना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, मैं तो आशावादी हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा राष्ट्र तो राइज हो ही रहा है। बट येस, समटाइम्स आई फील कि थोड़ी मानसिकता अगर लोगों की थोड़ी चेंज हो जाए रिगार्डिंग मेरे लाइफ में, मेरे 18 साल के करियर में, 44 ईयर्स राइट नाउ, जिस चीज़ से मुझे सबसे घृणा है वो है करप्शन। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वर सम पीपल who were focused, hell-bent to put that only charge against me. लेकिन ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एज अ चैलेंज। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि करप्शन को एक नॉर्मल नॉर्म की तरह माने ना। एंड लोग भी ये सोचना कि अगर एक अधिकारी है, अगर कुछ काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि पैसे ही इसके मोटिव है। कि अगर कुछ ज़्यादा काम कर रहा है, कुछ केसेस कर रहा है, कुछ रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मोटिव सिर्फ पैसा है। ये थोड़ी मानसिकता बदलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक आदमी को पैसे ड्राइव नहीं करते हैं। कुछ अच्छे परिवार से भी आते हैं लोग हैं जिसको सिर्फ राष्ट्रीय सेवा करना होता है एंड खुद का चेहरा आईने में देख के गर्वित महसूस करना होता है। सो देयर आर सम पीपल। तो ये मानसिकता थोड़ी करप्शन को चेंज करना चाहिए, इसको शन करना चाहिए। बेसिकली करप्शन को हम लोग ने एक एक्सेप्टेड सोसाइटी का नॉर्म मान लिया, चलता है, एटीट्यूड कॉमन है। हाँ ठीक है, काम कर रहा है ना, पैसे के लिए कर रहा होगा, सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग ना। It is not a common thing and we should shun it and desist it and change our little attitude towards it. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।